स्वागत है आपका जीएसजी के स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे, चलिए मैं बताता हूँ। राजस्थान के भूगोल का एक बहुत ही गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं, एकदम आराम से, बिना किसी जल्दबाजी के। बिल्कुल, एकदम शांत और सरल तरीके से हम इस विषय को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्लाइड 1 से। इस स्लाइड में हम राजस्थान का एक सामान्य परिचय देखेंगे। आज के हमारे इस विश्लेषण का फोकस मुख्य रूप से 3 चीजों पर होगा। पहला, इसके नामकरण का इतिहास। दूसरा, इसकी सटीक भौगोलिक स्थिति और विस्तार। और तीसरा, राजस्थान के सभी जिलों के जो महत्वपूर्ण उपनाम हैं उनके बारे में। मतलब एक पूरा पैकेज है ये। तो शुरुआत नामकरण से करते हैं। स्लाइड 2 पर चलते हैं। मैं अक्सर सोचता हूँ कि जैसे बचपन में हमारे अलग अलग नाम होते हैं ना, घर का नाम कुछ और, स्कूल का नाम कुछ और, क्या इस राज्य के साथ भी ऐसा ही हुआ था? प्राचीन काल में इस भूभाग को क्या कहते थे? बहुत ही अच्छा सवाल है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। अगर हम ऋग्वेद को देखें, जो हमारे सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है, तो वहाँ इस इलाके के लिए ब्रह्मावर्त शब्द का इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, ब्रह्मवर्त। हाँ, और फिर महर्षि वाल्मीकि ने जब रामायण लिखी, तो उन्होंने इस भूभाग का जिक्र मरुकांतर के रूप में किया। मरुकांतर का सीधा सा मतलब है रेगिस्तानी भूभाग। मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि वो जगह दिखने में कैसी है। एकदम तार्किक नाम था। लेकिन ये आधिकारिक नाम राजस्थान पहली बार हमें कहाँ देखने को मिलता है? इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। तो अब आते हैं स्लाइड 3 पर। ऐतिहासिक प्रमाणों की बात करें तो सिरोही जिले में 625 ईस्वी का एक बसंतगढ़ शिलालेख है, पत्थर पर उकेरा हुआ। वहां पहली बार राजस्थानादित्य नाम का प्रयोग हुआ मिला था। राजस्थानादित्य यानी राजस्थान शब्द से मिलता जुलता पहला प्रमाण। बिल्कुल, लेकिन जो आधुनिक नामकरण की प्रक्रिया है ना, वो ऐतिहासिक या यूं कहें कि ब्रिटिश काल के दौरान शुरू हुई। सन 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस नाम के व्यक्ति ने इसे मौखिक रूप से राजपूताना कहना शुरू किया, और फिर 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी किताब में इसका लिखित रूप से उल्लेख किया। तो जो नाम पहले भूगोल से जुड़ा था, मरुस्थल से जुड़ा था, वो अब राजपूत शासकों की वजह से राजपूताना बन गया। सही कहा आपने। और इसे पक्का किया कर्नल जेम्स डॉड ने, जिन्हें हम घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। उन्होंने ही इस जगह को राजस्थान, रायथान या रजवाड़ा नाम दिया, मतलब राजाओं का निवास। तो पहचान मरुस्थल से हटकर पूरी तरह से राजपूत शासकों पर आ गई। क्या बात है। इतिहास और भूगोल का ये संगम बहुत दिलचस्प है। चलिए अब भूगोल की गहराइयों में चलते हैं। स्लाइड 4 देखते हैं। अगर हम ग्लोब पर राजस्थान की सटीक स्थिति को समझना चाहें, जैसे हम गूगल मैप पे पिन ड्रॉप करते हैं ना, वैसे ही। हाँ बिल्कुल। तो ग्लोब यानी पूरी दुनिया के हिसाब से देखें तो राजस्थान उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट गोलार्ध में आता है। लेकिन अगर सिर्फ एशिया महाद्वीप के नक्शे पर देखें तो यह दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट में स्थित है। और भारत के नक्शे में तो हम सब जानते ही हैं, यह उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट दिशा में है। एकदम सही। दिशाओं के बाद अब थोड़ा रेखाओं का गणित भी समझ लेते हैं। स्लाइड 5 पर अगर आप देखें तो अक्षांशीय विस्तार यानी जो ग्लोब पर आड़ी रेखाएं होते हैं, उनके बारे में बताया गया है। आड़ी रेखाएं। हाँ, राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अच्छा, तो अगर मैं 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट घटा दूं तो कुल अक्षांशीय अंतर 60 डिग्री 9 मिनट का आता है। बिल्कुल सही हिसाब लगाया। और इस पूरे राज्य के एकदम बीचों बीच से 27 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। ये राज्य की सबसे लंबी अक्षांशीय रेखा है। समझ गया। अब देशांतर की भी बात कर लेते हैं। स्लाइड 6 पर देशांतरीय विस्तार यानी खड़ी रेखाओं की जानकारी दी गई है। ये 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। और यहाँ पर अगर हम अंतर निकालें तो वो 8 डिग्री 47 मिनट का आता है। एक मिनट, यहाँ मेरी एक जिज्ञासा है। ये जो 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर है, इसका हमारे दैनिक जीवन पे क्या असर पड़ता है? मतलब जैसे अलग अलग देशांतर होने पर ट्रेन के समय में फर्क आता है, वैसा ही कुछ है क्या? सूर्योदय पर इसका क्या असर होता है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। देखिए, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो जो हिस्सा पूर्व में है वहां सूरज पहले निकलेगा। धौलपुर राज्य के एकदम पूर्व में है और जैसलमेर एकदम पश्चिम में। सही है। और विज्ञान कहता है कि एक देशांतर को पार करने में सूरज की किरणों को 4 मिनट लगते हैं। तो जब हम इस 8 डिग्री 47 मिनट के अंतर को 4 से गुणा करते हैं तो हमारे पास 35 मिनट और 8 सेकंड का सटीक समय निकल कर आता है। अरे वाह! मतलब जब धौलपुर में सूरज निकल चुका होता है, उसके पूरे 35 मिनट 8 सेकंड बाद जैसलमेर में सुबह होती है। बिल्कुल,
यही वजह है कि राज्य के दोनों सिरों के समय में इतना बड़ा अंतर है। ये सच में हैरान करने वाला है। चलिए, सीमाओं की बात चली है तो स्लाइड 7 पर राज्य की सीमाओं और अंतिम बिंदुओं यानी एक्सट्रीम पॉइंट्स को देख लेते हैं। उत्तर में कौड़ा गांव से लेकर दक्षिण में बोरकुंड तक इसकी लंबाई 826 किलोमीटर है। और पूर्व में सिलान गांव से लेकर पश्चिम में कटरा गांव तक इसकी चौड़ाई 869 किलोमीटर है। यहाँ एक बहुत ही रोचक तथ्य निकल कर आता है। अगर आप ध्यान दें तो राजस्थान की चौड़ाई उसकी लंबाई से 43 किलोमीटर ज्यादा है। बिल्कुल, और इसी वजह से इसका आकार एक विषमकोणीय चतुर्भुज जैसा दिखता है। अब आकार की बात हो ही रही है तो स्लाइड 8 पर चलते हैं और कर्क रेखा को समझते हैं। कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। हाँ, राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई सिर्फ 26 किलोमीटर है। ये बांसवाड़ा जिले के बिल्कुल मध्य से 24 किलोमीटर तक गुजरती है और डूंगरपुर जिले के चीखली गांव की सीमा को सिर्फ 2 किलोमीटर तक छूती है। मतलब ये राज्य के एकदम दक्षिणी हिस्से से होकर निकल जाती है। सही कहा। अब इस राज्य की विशालता को थोड़ा विश्वव्यापी नजरिए से देखते हैं। स्लाइड 9 पर आते हैं। यहाँ राजस्थान के क्षेत्रफल की तुलना दुनिया के अलग अलग देशों से की गई है और ये सच में बहुत ही उत्साह बढ़ाने वाला तथ्य है। हाँ, बताइए क्या आंकड़े हैं? राजस्थान का जो कुल आकार है वो जर्मनी और जापान जैसे बड़े देशों के लगभग बराबर है। ग्रेट ब्रिटेन से ये 2 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना और इजराइल से तो पूरे 17 गुना बड़ा है। ये आंकड़े सच में ये एहसास कराते हैं कि हम कितने बड़े भूभाग की बात कर रहे हैं। इतने बड़े और कठिन भौगोलिक इलाके में जीवन कितना संघर्षपूर्ण रहा होगा, इसे हम यहाँ के प्रतीकों से समझ सकते हैं। स्लाइड 10 पर राज्य के प्रतीक चिन्हों की सूची है। हाँ, जो इस मिट्टी की पहचान है। बिल्कुल, जैसे हमारा राज्य वृक्ष है खेजड़ी, जिसका वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया है। राज्य पक्षी गोडावन है, जो एक बहुत ही शर्मीली चिड़िया होती है। और राज्य पुष्प है रोहिड़ा, है ना? हाँ, और राज्य पशु की बात करें तो चिंकारा और ऊंट दोनों को ये दर्जा प्राप्त है। इसके अलावा हमारा राज्य नृत्य घूमर है और राज्य खेल बास्केटबॉल है। अगर आप इन सभी प्रतीकों का विश्लेषण करें तो ये सब के सब इस कठिन और शुष्क भौगोलिक परिस्थिति में जीवन की सुंदरता और उनके कड़े संघर्ष को दर्शाते हैं। एकदम सही बात है। कम पानी और भयंकर गर्मी में भी ये पेड़ और जानवर कैसे खुद को ढाल लेते हैं, ये प्रकृति का चमत्कार है। चलिए, अब इस विशाल राज्य के अलग अलग हिस्सों की सांस्कृतिक और भौगोलिक यात्रा पर चलते हैं। एकदम आरामदायक गति से समझेंगे इसे। बिल्कुल, आराम से। स्लाइड 11 पर हम उत्तर और पश्चिम के जिलों के उपनाम देखते हैं। श्री गंगानगर को अन्नागार या धान का कटोरा कहा जाता है। बीकानेर को ऊन का घर, राती घाटी और जांगल देश के नाम से जाना जाता है। क्योंकि वहाँ ऊन का बहुत काम होता है। बिल्कुल। और लूनकरनसर को राजस्थान का राजकोट कहते हैं। फलोदी तो अपनी नमक की झीलों की वजह से सॉल्ट सिटी कहलाता है और इसे पश्चिमी राजस्थान की काशी भी कहा जाता है। अब थोड़ा दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड 12 पर देखिए। जालौर को ग्रेनाइट सिटी, सुवर्णगिरी और जाबालीपुर कहा जाता है। सांचौर का उपनाम बहुत दिलचस्प है। इसे राजस्थान का पंजाब कहते हैं क्योंकि यहाँ 5 नदियों का बेसिन बनता है। अरे, जैसे असल पंजाब में 5 नदियां हैं, वैसे ही सांचौर में भी। बिल्कुल। और बालोतरा या बाड़मेर क्षेत्र को मालानी और मेवानगर या नाकोड़ा जी भी कहा जाता है। अब स्लाइड 13 पर आते हैं, जहां मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र की बात है। उदयपुर तो बहुत मशहूर है, झीलों की नगरी, पूर्व का वेनिस और राजस्थान का कश्मीर। डूंगरपुर को पहाड़ों की रानी कहते हैं और आदिवासियों का कुंभ भी यहीं दिनेश्वर त्रिवेणी संगम पर लगता है। लेकिन यहाँ एक चीज मुझे बहुत हैरान कर रही है। क्या बात है? बांसवाड़ा का उपनाम लिखा है 100 द्वीपों का शहर। एक रेगिस्तानी राज्य में 100 द्वीपों का शहर होना, मतलब ये कितनी अद्भुत भौगोलिक विविधता है। ये संभव कैसे है? ये सच में कमाल की बात है। दरअसल बांसवाड़ा से माही नदी गुजरती है और जब वहां माही बजाज सागर बांध बना तो पानी फैलने से छोटी छोटी पहाड़ियां टापुओं यानी द्वीपों में बदल गईं। इसीलिए इसे 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। भूगोल और इंसान की कारीगरी का क्या गजब संगम है। चलिए आगे हाड़ौती क्षेत्र के उपनाम देखते हैं। स्लाइड 14 पर हाड़ौती क्षेत्र है। कोटा आज शिक्षा नगरी और औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता है। इसे राजस्थान का कानपुर भी कहते हैं। बूंदी को बावड़ियों का शहर या सिटी ऑफ स्टेपवेल्स कहते हैं। जल संरक्षण का बेहतरीन तरीका। बिल्कुल। और झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है, संतरों की पैदावार के कारण।
इसे घंटियों का शहर भी कहते हैं और चित्तौड़गढ़ तो अपने आप में राजस्थान का गौरव है ही। अब हम आ गए हैं स्लाइड 15 पर, जहां पूर्वी राजस्थान की बात होगी। भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं और यहाँ के केवलादेव नेशनल पार्क की वजह से इसे पक्षियों का स्वर्ग भी माना जाता है। धौलपुर को रेड डायमंड सिटी कहते हैं क्योंकि वहाँ का लाल पत्थर बहुत मशहूर है। और धौलपुर को तीर्थों का भांजा यानी मचकुंड भी कहा जाता है ना? एकदम सही। और करौली को डांग की रानी कहते हैं, जबकि धौलपुर डांग का राजा है। अलवर को तो राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है, अपनी हरी भरी पहाड़ियों के कारण। चलिए अब राज्य के बीचों बीच यानी मध्य राजस्थान पर फोकस करते हैं, स्लाइड 16 पर। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं। इसे भारत का मक्का और राजपूताना की कुंजी भी कहा जाता है। क्योंकि जो अजमेर जीत लेता था वो पूरे राजपूताना पे नियंत्रण रखता था। एकदम सही। और पास ही पुष्कर है जिसे तीर्थराज, तीर्थों का मामा और पंचम तीर्थ कहते हैं। नागौर की बात करें तो इसे धातु नगरी, औजारों की नगरी और अहिच्छत्रपुर कहा जाता है। अब राजधानी की ओर चलते हैं। जी। स्लाइड 17 पर जयपुर और शेखावाटी की चर्चा है। जयपुर को हम गुलाबी नगरी, पूर्व का पेरिस और पन्ना नगरी के नाम से जानते हैं। डीडवाना कुचामन को शेखावाटी का तोरण द्वार कहा जाता है और झुंझुनू जो है वो वीरों की भूमि शेखावाटी का सिरमौर कहलाता है। और अंत में हम मारवाड़ क्षेत्र की बात करेंगे। जी। स्लाइड 18 पर जोधपुर को धूप के कारण सूर्य नगरी या सन सिटी कहते हैं और नीले घरों के कारण ब्लू सिटी भी। इसे मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर और कोणार्क कहा जाता है, अपने शानदार मंदिरों की वजह से। बिल्कुल। और भीलवाड़ा को अपनी कपड़ा मिलों के कारण राजस्थान का मैनचेस्टर और वस्त्र नगरी या टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है। तो ये थी हमारे जिलों के उपनामों की यात्रा। अब इस पूरे विश्लेषण को समेटते हैं। स्लाइड 19 पर हमने पूरे वीडियो का निष्कर्ष या संपूर्ण निचोड़ रखा है। हमने देखा कि राजस्थान का अक्षांशीय फैलाव 7 डिग्री 9 मिनट और देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट के मध्य है। मानचित्र में एकदम केंद्र में यानी हृदय के रूप में अजमेर स्थित है। और सबसे बड़ी बात, इस राज्य की जो भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता है, उसी के कारण हर जिले का अपना एक खास और विशेष उपनाम है। बिल्कुल। और ताकि ये सारी जानकारी पक्की हो जाए, चलिए एक सुपरफास्ट रिवीजन कर लेते हैं स्लाइड 20 पर। हाँ, एक जल्दी से रिकैप हो जाए। सबसे पुराना लिखित प्रमाण बसंतगढ़ शिलालेख 625 ईस्वी का। राज्य की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 43 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम तक सूर्य की किरणों पहुंचने के समय का अंतर 35 मिनट और 8 सेकंड। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई 26 किलोमीटर्स। और वस्त्रों के उत्पादन के कारण राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है। बहुत ही शानदार रिवीजन। आज हमने ये गहराई से समझा कि कैसे भूगोल और इतिहास ने आपस में मिलकर राजस्थान के इन खूबसूरत नामों और प्रतीकों को गढ़ा है। हर नाम के पीछे एक तार्किक कहानी है। अब विदा लेने से पहले मैं एक विचार आपके मन में छोड़कर जाना चाहता हूँ। वो क्या? जरा सोचिए, अगर आज के इस आधुनिक तकनीकी युग में, जहां सब कुछ डिजिटल और स्मार्ट हो रहा है, अगर आज राजस्थान को कोई नया उपनाम देना हो या कोई नया शिलालेख लिखना हो, तो वो क्या होगा? क्या उपनाम देंगे आप आज के राजस्थान को? इस पर विचार जरूर कीजिएगा और अपनी तैयारी इसी तरह पूरी लगन से जारी रखिए। बिल्कुल। आप सभी को शुभकामनाएं। सीखते रहिए। मिलते हैं अगले विषय के साथ। अपना ध्यान रखिए।